मेरा नाम अनुश्री घोष है। आप लोग देख रहे हैं पोइट्री एंड यू चैनल। हेलो एवरीवन, आप सभी का तहे दिल से स्वागत एवं अभिनंदन है हमारे इंटरव्यू सीरीज अभिव्यक्ति पर। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पोइट्री एंड यू और मैं हूं शेफाली दुबे। अभिव्यक्ति इंटरव्यू सीरीज की इस नई कड़ी में आज हम आपके साथ हैं एक सोशल एक्टिविस्ट के साथ, जिनका नाम है मिसेस अनुश्री घोष। मिसेस अनुश्री घोष रेलवे में एम्प्लॉय हैं, साथ ही वो कई सारे एनजीओ से भी जुड़ी हुई हैं। तो आइए उन्हीं से जानते हैं उनके बारे में। मैम, आपका स्वागत है अभिव्यक्ति पर। यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, हमने आपकी प्रोफाइल देखी और हमने ये जाना कि आपने मेंस्ट्रुएशन यानी कि पीरियड्स पर बहुत काम किया है आपने। जहाँ तक हम देखते हैं सोसाइटी में आज भी मेंस्ट्रुएशन को, पीरियड्स को इतना, उसके बारे में इतनी बात नहीं होती है। लोग उसके बारे में शांत रहना पसंद करते हैं। इस बारे में आपका क्या ख्याल है? हाँ, ये बात एकदम सही है कि वेरी करेक्ट कि हमारे देश में मेंस्ट्रुएशन के ऊपर कोई चर्चा नहीं होती है। इसे एकदम सोशल टैबू टॉपिक माना जाता है और बिल्कुल मतलब जैसे कि कान में फुसफुसा के बात लोग करते हैं। हाँ। अगर कोई लड़की को घर में पीरियड्स हुआ है तो वो अगर अपनी मदर को बताएगी तो कान में फुसफुसा के, और अगर सैनिटरी पैड्स भी खरीदने जाएगी तो दुकान वाला तक उसको ब्लैक प्लास्टिक में पॉलीथीन में मोड़ के देता है कि किसी को पता ना चले। और जहाँ पर ये एक्चुअली एकदम फैक्ट है कि ये जो मेंस्ट्रुएशन है या मासिक धर्म, वो एक शारीरिक प्रक्रिया है, बिल्कुल ही नॉर्मल है, कोई भी इसमें वो नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी लोग इसके बारे में चर्चा नहीं करते हैं और चर्चा करने से कतराते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है। मैं तो ये कहूँगी कि लड़कियों का फर्स्ट पीरियड को सेलिब्रेट करना चाहिए घर में कोई स्वीट डिश बनाकर। तो इससे क्या होगा कि जो लड़की का फर्स्ट पीरियड्स होता है वो डरेगी नहीं, इसको बहुत ही सहज भाव से लेगी, और दूसरा चीज़ है उसको एकदम से नॉर्मल वे में लेगी और बहुत ही मतलब इसमें वो समझ जाएगी कि ये एक बॉडी प्रोसेस है, ये एक मतलब फिजिकल फिनोमेनन है, इससे घबराने वाली कोई बात नहीं है। और उसका फैमिली उसका पूरा सपोर्ट में है, कोई वो डरेगी नहीं। ये इसके लिए मुझे लग रहा है कि ये सोशल टैबू टॉपिक ना बनाकर हम लोग को हर एक दूसरे से चर्चा करनी चाहिए, विशेष करके फैमिली के अंदर चर्चा होनी चाहिए। और दूसरा चीज़ है, कोई भी लड़की का पीरियड्स होता है तो वो उसके अंदर कुछ बॉडीली चेंजेस होते हैं, कभी वो मोटी हो जाती है, कभी दुबली हो जाती है, कभी हाइट बढ़ता है, कभी कुछ होता है। तो उसके लिए भी उसको बॉडी पॉजिटिविटी मतलब एक्सप्रेस करना चाहिए पेरेंट्स को, न कि अरे तुम मोटी हो गई, अरे तुम काली हो गई, अरे तुम ऐसी हो गई। वो सब बताने से वो लड़कियों के अंदर और कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाता है। और इसके लिए फर्स्ट थिंग इज एक्सेप्टेंस, एक्सेप्ट कर लेना कि ये एक फिजिकल फिनोमेनन है, एक एकदम से शारीरिक प्रक्रिया है। तो इससे कोई भी लड़की या महिला ना घबराए और अपना इससे मतलब कि हम लोग ये कहना चाहेंगे कि हम लोग का मेंस्ट्रुएशन अवेयरनेस प्रोग्राम के तहत हम लोग जो चुप्पी और शर्म को तोड़ना है, मीन्स टू ब्रेक द साइलेंस एंड शेम अटैच टू इट, उसी के लिए हम लोग चुप्पी तोड़ो बैठक करते हैं। और पूरे देश में ये ट्राई करना चाहिए कि मतलब आगे भी और भी लोग करते जाए, इससे जुड़ते जाए। यही मेरी एक मतलब मैसेज है कि सब लोग भी जुड़े। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है। मतलब जो असहजता है मेंस्ट्रुएशन को लेकर के, उसे हमें खत्म करने की आवश्यकता है। इसके बाद मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि मेंस्ट्रुएशन ही क्यों? मतलब अगर आपने सोशल अवेयरनेस और सोशल एक्टिविस्ट की राह पकड़ने की कोशिश करी भी, तो मेंस्ट्रुएशन या पीरियड्स को ही क्यों चूज़ किया आपने? मैंने यही मेंस्ट्रुएशन के बारे में ही काम करना और अवेयरनेस क्रिएट करना, इसके बारे में रिसर्च करना, इसके लिए डिसाइड किया, सोचा, क्योंकि बहुत स्टडी करने के बाद देखा कि हमारे देश में 20% लड़कियां मेंस्ट्रुएशन के बाद स्कूल छोड़ देती है। और ये एक बहुत बड़ा मतलब कि लड़कियों को और महिलाओं को मतलब पीछे की तरफ धकेल दे रहे हैं हम लोग, क्योंकि 7th में या 6th 7th 8th में पीरियड्स हो जाता है, उसके बाद में लड़कियां स्कूल जाना छोड़ देती है। इस उसका ये कारण है कि एक तो सैनिटरी पैड्स और कपड़े की कमी और पानी की कमी।
कई स्कूलों में इवन कि रूरल एरियाज़ में टॉयलेट्स भी नहीं रहता है। तो चेंज करने के लिए या तो उसको हाइजीन मेंटेन करने के लिए कोई बंदोबस्त नहीं है। इसके लिए वो लोग स्कूल छोड़ देती है। और दूसरा एक बहुत बड़ा कारण कि इससे जो अटैच जो शर्म और डर है, इस कारण भी वो स्कूल छोड़ देती है। तो इसके लिए मैंने सोचा कि ये लाइन में जाने से, कम से कम अवेयरनेस क्रिएट करने से लड़कियां स्कूल जाने के लिए प्रेरित होंगी और इससे उन लोग और आगे स्वावलंबी बनेंगी और उनकी पढ़ाई जारी रहने से आगे अपना कैरियर भी बना सकती है, अपने पैर पे खड़ी हो सकती है। और दूसरा कारण है इस लाइन में जाने के लिए कि मेंस्ट्रुएशन हाइजीन मैनेजमेंट के अभाव से यूट्रिन कैंसर और यूरिनल ट्रैक्ट इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा कॉमन होता जा रहा है। तो ये इसके लिए भी अवेयरनेस क्रिएट करना जरूरी है। तीसरा, मुझे ये लगता है कि मेंस्ट्रुएशन से जो डर और शर्म जो हमारे देश में फैला है और स्पेशली रूरल एरियाज़ में, जहाँ पे इंडिया में तो 80% तो गांव ही है। तो हम लोग शहर में रहते हैं तो हम लोग को लगता है कि एवरीबडी, सब लोग बहुत अवेयर है, ये है, लेकिन एक्चुअली में जो पिक्चर है वो वैसा नहीं है। तो रूरल एरियाज़ में इतना ज़्यादा इसको लेके मतलब एकदम वो है, मतलब पीछे है। तो मुझे ये लगा कि मेंस्ट्रुएशन के कारण ही जब इतना ज़्यादा शर्म और डर है तो उससे लड़कियां और महिलाएं अपने आप को छोटा समझती है और उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस काफ़ी कम हो जाता है। तो अगर अवेयरनेस क्रिएट किया जाए तो इन लोग का सेल्फ कॉन्फिडेंस को काफ़ी ऊपर उठाया जा सकता है। ये 3 कारणों से मैंने ये लाइन में मैं जुड़ी और मेरा काम अभी भी जारी है। अपने काम के बारे में कुछ बताइए, मतलब अपनी वर्क प्लेस के बारे में कुछ बताइए। आप रेलवेज में एम्प्लॉय हैं, तो वहाँ पर कैसा माहौल है, आप क्या कुछ करती हैं? मैं रेलवे में एज ऑफिस सुपरिटेंडेंट कार्यरत हूँ और टेंडर सेक्शन में मेरी पोस्टिंग है और मेरा सारा ही काम कंप्यूटर पे है और काफ़ी प्राइवेट कंपनीज के साथ भी इंटरेक्शन रहता है और ऑफिस में माहौल भी अच्छा ही है। अभी जैसे मैं करने लगी हूँ ये सोशल वर्क का काम, तो काफ़ी मुझे ऑफिस में ऑफिसर्स से, स्टाफ से भी प्रोत्साहन मिलती है और वो लोग भी, कोई लोग बोलते हैं कि हमको भी जोड़िए और दैट काइंड ऑफ इतना ज़्यादा एनकरेजमेंट और अप्रिसिएशन मिल रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लाइन में ही मुझे ज़्यादा आत्मसंतोष मिल रहा है, जो कि इतने साल 35 ईयर्स से मैं जॉब कर रही हूँ तो उसमें भी मुझे नहीं मिला। तो इसके लिए ऑफिस का एटमॉस्फेयर तो अच्छा ही है और वर्क प्लेस में कोई वो नहीं है। वर्कलोड तो रहता ही है, स्ट्रेस तो है ही, क्योंकि ये टेंडर सेक्शन है तो बहुत ही सेंसिटिव इश्यूज हैं। ये बहुत अच्छी बात आपने बताई कि आपके ऑफिस यानी आपके वर्क प्लेस पे आपको आपके सोशल वर्क के लिए भी आपको इनकरेजमेंट मिलता है और ये बहुत अच्छी चीज़ है। समाज में लोग आपके कार्य को समझें, उसके लिए आपको इनकरेज करें, इससे ज़्यादा बेहतर बात और कुछ नहीं है मेरे हिसाब से। एकदम 100%। हम 21st सेंचुरी में जी रहे हैं, लेकिन आज भी हम ऐसा देखते हैं कि कई जगहें, कई गांव, कई पिछड़े शहर ऐसे हैं जहाँ लोग मेंस्ट्रुएशन पीरियड्स के टाइम पे मंदिर में जाना अलाउ नहीं करते हैं, इवन बिस्तर पे सोना मना होता है। तो इस बारे में आप क्या सोचती हैं और जो लोग इन चीज़ों को प्रैक्टिस करते हैं उनसे आप क्या कहना चाहती हैं? हाँ, ये बात एकदम सच बताया है शेफाली कि हमारे देश में इतना ज़्यादा मतलब ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग है कि मेंस्ट्रुएशन के दौरान लेडीज़ को, महिलाओं को, लड़कियों को खाना बनाने के लिए मना किया जाता है, बेड पर लेटने के लिए मना किया जाता है, इवन मंदिर में प्रवेश वर्जित रहता है। ये एकदम सही है। इवन के लेटेस्ट ये भी काफ़ी बड़ा एक केस हुआ था कि सबरीमाला मंदिर, वहाँ पे 14 से 55 साल की लेडीज़ को, महिलाओं को प्रवेश वर्जित था। तो ये सारी बातें सुनकर मुझे बहुत ही चिढ़ मचती है और दुख भी होता है। मैं सारे समाज को और महिलाओं को ये संदेश देना चाहूँगी कि ये सारे जो प्रैक्टिसेस है, ये रिवाज है, इसका पालन न करें। और दूसरा चीज़ इसलिए कि जो मेंस्ट्रुएशन है वो एक शारीरिक प्रक्रिया है और दूसरी बात है जो पीरियड्स वाला ब्लड होता है वो इम्प्योर नहीं होता है, उसको एकदम से साधारण समझ लिया जाए। और दूसरा चीज़ है कि ये सारे जो प्रैक्टिसेस है ये करने से जो लड़कियां, महिलाएं हैं, वो लोग अपने आप को फिर से मैं कहूँगी छोटा समझने लगेगी और अपने अंदर जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो खो बैठेगी और जिससे उनका विकास बहुत ही हैम्पर होगा। इसके लिए ये सारे रिवाज नहीं किया जाए। और एक मैं एग्जांपल देना शायद भूल रही हूँ, एक जो ये रिवाज की बात आई, तो अभी लेटेस्ट मेरी एक फ्रेंड है, उसकी मदर एक्सपायर कर गई,
तो मदर का डेड बॉडी रखा हुआ था बरामदे में और वो उपस्थित नहीं थी। मैं उसके घर गई तो जो लास्ट राइट्स है उसके लिए वो नहीं थी। तो मैंने जब पूछा कि कहाँ गई, मेरे फ्रेंड के बारे में पूछा तो घर के लोगों ने बोला कि उसको एकदम अंदर के कमरे में रखा गया है। तो मैंने बोला ऐसा क्यों, उसकी मदर एक्सपायर कर गई है, वो मदर का पैर छुएगी, माला चढ़ाएगी, सब लोग चढ़ा रहे हैं। तो बोले नहीं वो पीरियड्स है ना इसके लिए। तो मुझे बहुत ज़्यादा वो लगा, धक्का लगा ताजुब की बात कि है। ताजुब लगा और बहुत ज़्यादा मतलब एकदम से आकाश से गिरने वाला मुझे फीलिंग हुआ कि बताओ जिस लाइन में मैं काम कर रही हूँ वो मेरे आंखों के सामने जो मेरी फ्रेंड है उसकी मदर, मतलब कितने हर इंसान जानता है कि कितना प्रेशियस होता है और मदर का डेथ है, हर इंसान चाहता है कि माला चढ़ाना और मतलब लास्ट राइट्स को अपने हाथों से करना, वो एक लाइफ का एक बहुत बड़ा, तो उसी में उसको वर्जित कर दिया गया। और उसने सुन भी लिया क्योंकि हम लोग के समाज में कभी कभी ऐसा पोजीशन आ जाता है कि विरोध करने से शायद अशांति होगा। इंस्पाइट ऑफ वो पढ़ी लिखी होने के बावजूद उसे मानना पड़ा। ये एक मैं बोलूँगी कि समाज को एक मैं मैसेज देना चाहूँगी कि इस टाइप के राइट्स बिल्कुल फॉलो ना किया जाए और कम से कम इस टाइप का जो कि इमोशनल टर्मोइल क्रिएट कर सकता है लेडीज़ के अंदर, लड़कियों के अंदर, यही मेरा मैसेज है। मेरे विचार से ये बहुत ही दुख की बात है कि जो इतनी नेचुरल चीज़ है, जो हम सभी जानते हैं कि उस प्रोसेस के थ्रू इंसान एक नए जीवन, एक इंसान को एक नया जीवन देता है, एक नई लाइफ बनती है, उसके बावजूद हमने उससे इतने सारे स्टिग्मास अब तक रखे हैं सोसाइटी में। खैर, इसके बाद मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि बदलाव लाना कोई आसान काम नहीं है, तो ये जो पहल आपने शुरू की है, इस पर काम करना, इतना कुछ आप करती आई हैं, आसान तो नहीं रहा होगा, बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए होंगे आपने। तो क्या कुछ ऐसा है जिसने आपको इस चीज़ से जोड़े रखा है और आप निरंतर ही इसमें काम करती जा रही हैं? उन चैलेंजेस को आप कैसे ओवरकम करती हैं? ये मैंने जो ये काम स्टार्ट किया उसका पहल जो है, एक दिन मैंने न्यूज़पेपर में अखबार में पढ़ा कि श्री अंशु गुप्ता जो कि गूंज एक इतना बड़ा नेशनल एनजीओ है, उनके फाउंडर हैं, उनको मैगसेसे से अवार्ड मिला। तो बहुत मुझे अच्छा लगा, मैं इम्प्रेस हो गई। मैं गूंज वेबसाइट के बारे में ब्राउजिंग करने लगी, टटोलने लगी। तो मुझे पता चला कि हमारे देश में इतना ज़्यादा मेंस्ट्रुएशन को लेके प्रॉब्लम्स है, अवेयरनेस की कमी है और इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा, जैसे मैंने बताया कि सोशल टैबू माना जा रहा है सब कुछ। तो तब से मैं इसके बारे में काम करने लगी और आगे बढ़ने लगी। तो चैलेंजेस तो है, हाँ, ये लाइन में काम करना सफल तो नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल एक बता रही हूँ, मैं अपने ऑफिस में मैंने सोचा कि एक चुप्पी तोड़ो बैठक करूँ, मेंस्ट्रुएशन प्रोजेक्ट करूँ सारी लेडीज़ को अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए। तो जैसे ही मैंने 4-6 मेरी फ्रेंड्स को बताया कि मैं अपने ऑफिस में ऐसा करना चाहती हूँ, तो मुझे तुरंत ही वो लोग ने दुत्कार दिया, बोले अरे क्या मेंस्ट्रुएशन के बारे में प्रोजेक्ट करोगी, मेंस्ट्रुएशन के बारे में तो हम लोग को सब कुछ मालूम है। तो थोड़ी देर के लिए मैं डिस्करेज हुई, लेकिन मैं टच से मस नहीं हुई। उसके बाद मैंने बोला कि कोई बात नहीं, ऑफिस में नहीं तो मैं गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल्स में प्रोजेक्ट्स कराने लगी। और इनर व्हील एनजीओ से मैं जुड़ी हूँ, उनके साथ में जो महिला साथियों हैं उनके साथ में मैं करने लगी तब से। और मुझे ये और भी ज़्यादा मोटिवेटेड हुआ कि मैंने जब गूंज का वेबसाइट को इतना ज़्यादा ब्राउजिंग किया, स्टडी किया, तब से मेरे अंदर एक पैशन हो गया कि ये मेंस्ट्रुएशन के ऊपर मुझे काम करना है और रिसर्च करना है, दोनों चीज़ें। इसके लिए कि हमारे देश में जैसे मैंने बताया कि इतना ज़्यादा ये सोशल टैबू टॉपिक है, महिला इसके कारण स्कूल्स छोड़ दे रही है, आगे नहीं बढ़ पा रही है, उनका कॉन्फिडेंस लेवल इतना कम है। तो क्यों ना मैं इसी लाइन में काम करके आगे बढ़ के ये जो मेंस्ट्रुएशन से जुड़ी जो शर्म और डर अब हमारे देश की महिलाओं को इन हथकड़ियों से मैं अलग कर सकती हूँ, निकाल सकती हूँ। तो क्यों ना कोशिश किया जाए, इसके लिए मैं जुड़ी रही। मतलब आपको अपने इन्वायरमेंट से और अपने आसपास के लोगों से इस फील्ड में काम करने के लिए काफ़ी प्रेरणा मिली है। खैर, ये बहुत ही नेचुरल सी बात है कि हमारे आसपास जो पुरुष हैं, चाहे वो हमारा भाई हो, चाहे वो हस्बैंड हो, चाहे वो हमारे पिता ही क्यों ना हो, मेरे हिसाब से मेल मेंबर्स का इस अवेयरनेस से, इस सोशल कैंपेन से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है कि क्या हमें पुरुष वर्ग को भी इस चीज़ के लिए
प्रेरित करना चाहिए कि वो आगे आए और इस चीज़ में कुछ अपना सहयोग दें? हाँ, मुझे एकदम सही लग रहा है। बहुत ही अच्छा इश्यू उठाया है तुमने शेफाली, कि हाँ, पुरुष वर्ग जो कि हस्बैंड है, भाई है, पिता है या ससुर है, उन लोग को भी जागरूक होना चाहिए मेंस्ट्रुएशन हाइजीन मैनेजमेंट के लिए। और वो भी इस चीज़ को सहज ही समझे। और दूसरा चीज़ ये, उनकी तरफ से कोई दबाव ना आए महिलाओं के ऊपर कि अरे पीरियड्स है तो तुम खाना क्यों बना रही हो या मंदिर क्यों जा रही हो। उनकी तरफ से भी छूट रहे, वो एक चीज़ है। दूसरा चीज़ है, मैं बोलूँगी पुरुष वर्ग भी जागरूक रहे, अवेयर रहे और एक सहारा बने नारी जाति के लिए। मतलब चाहे वो अपनी माँ हो, बहन हो, वाइफ हो या कोई भी लेडीज़ मेंबर हो, उनके लिए वो सहारा बने। जैसे कि अगर कि अचानक से कोई भी लेडीज़ का कभी भी पीरियड्स हो गया और सैनिटरी नैपकिन्स अवेलेबल नहीं है, तो कम से कम वो खुद ही शॉप में जाके ला दें। और रूरल एरियाज़ में बहुत मतलब सुनने में आ रहा है कि कपड़े की कमी, पानी की कमी और टॉयलेट्स का न होना। तो कम से कम जो पुरुष है वो गांव की महिलाओं के लिए कपड़े का बंदोबस्त करे, पानी का बंदोबस्त करे और ये बंदोबस्त करे कि जहाँ भी हो, घर में हो या स्कूल में हो, टॉयलेट्स का बंदोबस्त हो। ये मैं कहूँगी कि पुरुष का योगदान इस तरह से हो सकता है, बहुत ही ज़रूरी है। खैर, अंत में मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि कोई ऐसा मैसेज या कुछ ऐसी बातें जो आप अपने इस इंटरव्यू के थ्रू हमारे दर्शकों को बताना चाहें। मैं दर्शकों को ये बताना चाहूँगी कि हमारे देश में इतना ज़्यादा मतलब कि एक तो गरीबी है ही। इंडिया इज़ अ पुअर कंट्री और गांव में विशेष करके कि लड़कियों के पास, औरतों, महिलाओं के पास ये मासिक धर्म के दौरान यूज़ करने के लिए कपड़ा और सैनिटरी पैड्स नहीं है। तो मतलब इतने हद तक वो है, कमी है कि वो लोग राख, गोबर और ये साल पेड़ के पत्ते और प्लास्टिक का भी यूज़ करते हैं। ये सब सोच के भी मतलब हम लोग को एकदम वो लग रहा है कि इज़ इट पॉसिबल करके, लेकिन ये एक बहुत बड़ा सत्य है। तो मेरा ये वो है मैसेज है कि जो भी NGOs है या तो कोई इंडिविजुअल्स है, वो लोग कोशिश करें कि गांव में, स्लम्स एरिया में या तो एकदम जहाँ पे गरीब वाला एरिया है, वहाँ पे जाके सैनिटरी पैड्स या तो कपड़े वाला सैनिटरी पैड कम से कम वहाँ पे प्रोवाइड करें। जैसे गूंज NGO कर रही है वो लोग ऑल ओवर द कंट्री से पुराने कपड़े कलेक्ट करके सैनिटरी पैड्स बना के हर गांव में जाके डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। तो एक तो NGOs कर सकती है सैनिटरी पैड्स प्रोवाइड करने का काम। और दूसरा चीज़ है कि ये जो रिवाज है, प्रैक्टिसेस है, उसको ना फॉलो किया जाए। ये भी एक मैसेज है मेरा कि और ज़्यादातर लड़कियों को प्रेरित किया जाए कि मेंस्ट्रुएशन के बाद भी स्कूल जाना न बंद करें, उनकी पढ़ाई जारी रहे और आगे इस तरह से महिलाएं, लड़कियां विकसित हो सकती है, आगे बढ़ सकती है। और दूसरा चीज़ है सफाई का ध्यान। सफाई बहुत बड़ा एक चीज़ है और उससे सफाई रहने से बीमारी नहीं आएगी। तो इससे ये मेंस्ट्रुएशन अवेयरनेस प्रोग्राम करने के तहत मैं मैक्सिमम बीमारी अंत करना चाह रही हूँ। और जो शर्म और डर इससे जो जुड़ा है उसको अंत करने का ये एक मुहिम है, यही मेरा कहना है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आपसे बातें करके बहुत अच्छा लगा और अभिव्यक्ति सच में आपके जज्बे को और आपके काम को सलाम करती है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो इन हिंड्रेंसेस पे या इन इनहिबिशंस पे बात करते हैं। हमें तमाम ऐसे लोग नहीं मिलेंगे जो इन चीज़ों पर काम करें। तो उसके लिए आपका बहुत तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि आप ऐसे ही आगे बढ़ती रहें, हमसे मिलती रहें, हम आपका इंटरव्यू लेते रहें और कुछ नई बातें सीखते रहें आपसे। इसी के साथ ही हम अपने आज के कार्यक्रम को विराम देना चाहेंगे। ये थी मिसेस अनुश्री घोष, जिनसे हमने जाना कि पीरियड्स जैसी इतनी नेचुरल चीज़ को हाइप करने, उसको अननेचुरल बनाने की और उससे इतने सारे स्टिग्मास जोड़ने की आवश्यकता हमें नहीं है। साथ ही हमने ये मैसेज समाज को देने की कोशिश करी है कि जो भी गलत हो रहा है या इस दिशा में जो कुछ भी अब तक नहीं हो पाया है वो अब हो सके। इसी के साथ ही आप हमसे जुड़े रहिए, हम आगे और कलाकारों के साथ आपकी मुलाकात करवाते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए अभिव्यक्ति। मैं हूँ शेफाली दुबे।